हमारी कहानी समुद्र की गहराइयों से शुरू होती है। किसी रहस्यमयी जगह पर मछलियों का राजा अपने वफादार जासूस मेंढक से गुस्से में पूछता है, वो मछली कहाँ गायब हो गई जिससे मैं शादी करना चाहता था। मेंढक डरते हुए बोला, महाराज उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, दुनिया का एक एक कोना छान मारो, लेकिन उसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। इसके बाद कहानी का सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं रूस की एक छोटी सी बर्फीली बस्ती में। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। उसी गांव में एक अंधे लोहार का छोटा सा घर था। घर के अंदर उसका बेटा एमिलिया आराम से सो रहा था। तभी उसका कुत्ता आकर उसे जगाने लगा। एमिलिया बहुत ही सीधा साधा और साफ दिल लड़का था। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता जो भट्टी के पास काम कर रहा था उसे महसूस कर लेता है। उसका पिता बोला, बेटा तुझे ये लोहार का काम सीखना पड़ेगा, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहने वाला। एमिलिया मुस्कुराकर बोला, ठीक है बाबा, मैं जल्दी सीख जाऊंगा। इसके बाद वो एक बाल्टी और मछली पकड़ने वाली छड़ी लेकर जमी हुई नदी की तरफ निकल जाता है। वहां जाकर वो चुपचाप बैठकर मछली पकड़ने लगता है। तभी अचानक नदी का पानी फव्वारे की तरह ऊपर उठता है और उसी पल एक मछली सीधे उसकी बाल्टी में आ गिरती है। एमिलिया खुशी से उछल पड़ता है। उसे लगा आज बिना मेहनत के खाने का इंतजाम हो गया। वो तुरंत मछली लेकर घर लौट आता है और उसे पकाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? एमिलिया डर कर पीछे मुड़ता है और देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो मछली उससे बात कर रही थी। मछली बोली, अगर तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। पहले तो एमिलिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी पहली इच्छा मांग ली। उसने कहा, काश मैं पूरा शहर घूम सकूं, वो भी अपने चूल्हे से नीचे उतरे बिना। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरा घर कांपने लगा। अगले ही पल उसका बड़ा सा मिट्टी का चूल्हा हवा में उठ गया और फिर गाड़ी की तरह चलने लगा। एमिलिया डर गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अपने चलते हुए चूल्हे पर बैठा पूरे गांव के बाहर घूम रहा था। मछली हंसते हुए बोली, तुमने कहा था ना कि चूल्हे से उतरे बिना घूमना है, इसलिए चूल्हा ही तुम्हारे साथ चल पड़ा। एमिलिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पहली इच्छा सच में पूरी हो गई। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह जाकर रुकते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी। कांपते हुए एमिलिया बोला, काश यहाँ का मौसम थोड़ा गर्म हो जाए और चारों तरफ हरियाली फैल जाए। बस इतना कहना था कि पूरी जगह बदल गई। बर्फ के बीचों बीच हरियाली उग आई। ठंडी हवाओं की जगह हल्की गर्म हवा चलने लगी। जमीन की बर्फ पिघल गई और वहाँ एक बहती हुई नदी दिखाई देने लगी। मछली बोली, अब तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ एक बाकी है। ये सुनकर एमिलिया सिर पकड़कर बैठ गया। उसे लगा उसने अपनी 2 सबसे कीमती इच्छाएं बेकार में खर्च कर दी। तभी मछली बोली, हर इंसान वही मांगता है जितनी उसकी सोच होती है। इसके बाद एमिलिया मछली को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक कुछ डाकू रास्ता रोक लेते हैं। वो लोग उसकी बाल्टी छीनने लगते हैं। एमिलिया किसी भी कीमत पर उस मछली को बचाना चाहता था। वो बाल्टी उठाकर पूरी ताकत से भागने लगता है। सारे डाकू उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन किसी तरह वो उनसे बच निकलता है। भागते भागते वो मछली को वापस नदी में फेंक देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन डाकू आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। गुस्से में आकर वो उसे रस्सियों से बांध देते हैं और पेड़ पर उल्टा लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है। वो रस्सी खोलकर एमिलिया को नीचे उतारती है। जब वो उसका नाम पूछता है तो लड़की कहती है, मेरा नाम वासिलिसा है। तभी एमिलिया की नजर उसके कंधे पर पड़े चमकते हुए स्कार्फ पर जाती है और अचानक उसे समझ आ जाता है कि ये वही जादुई मछली है जिसे उसने नदी में छोड़ा था। वो तुरंत उसका स्कार्फ पकड़ लेता है ताकि वो भाग न सके। फिर वो कहता है, मेरी एक आखिरी इच्छा अभी बाकी है और मैं उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करूंगा। वासिलिसा उससे पूछती है, अब तुम क्या करने वाले हो? एमिलिया मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं रूस की राजकुमारी अनफिसा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपनी आखिरी इच्छा इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं खुद मेहनत करूंगा और तुम मेरा साथ दोगी। वासिलिसा उसकी बात मान जाती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद कहानी का सीन एक शानदार शाही महल में पहुंचता है। वहाँ राजकुमारी अनफिसा की नौकरानी आकर बताती है कि इंग्लैंड का राजदूत शादी का रिश्ता लेकर आया है। ये सुनते ही अनफिसा खुशी से चमक उठती है। वो तुरंत तैयार होने लगती है और बेसब्री से राजदूत का इंतजार करने लगती है। जब राजदूत वहाँ पहुँचता है तो वो राजकुमारी को खुश करने के लिए उसे एक खूबसूरत छतरी गिफ्ट देता है। लेकिन राजा को अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो चाहता था कि उसकी बेटी किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसका दिल साफ हो और जो सच में अच्छा इंसान हो। लेकिन इससे पहले कि राजा उस अंग्रेज राजदूत का रिश्ता ठुकराता, राजदूत मुस्कुराते हुए राजा से बोला, महाराज मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाया हूँ। उधर दूसरी तरफ एमिलिया और वासिलिसा महल की दीवार के पास छिपकर ये सब देख रहे थे। फिर अंग्रेज राजदूत राजा को एक अजीब सा म्यूजिक बॉक्स दिखाता है और कहता है, ये मशीन अपने आप संगीत बजाती है, लेकिन असलियत कुछ और थी। उस मशीन के अंदर उसका एक आदमी छिपा हुआ था जो बटन दबाकर संगीत बजा रहा था। राजा ने ठंडे अंदाज में कहा, हमें ऐसी किसी मशीन की जरूरत नहीं है। लेकिन राजकुमारी अनफिसा तो उस अंग्रेज पर दिल हार चुकी थी। राजा समझ ही नहीं पा रहा था कि अपनी बेटी को कैसे समझाए। तभी अचानक एमिलिया दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और जोर से बोला, महाराज राजकुमारी की शादी किसी
किसी अंग्रेज से कराने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी चीज लाऊंगा जो सिर्फ बात करने पर खुद संगीत बजाएगी। ये सुनते ही राजा खुश हो गया। वो बोला, अगर तुम सच में ऐसा कर पाए तो जो चाहोगे वो मिलेगा। एमिलिया ने तुरंत पूछा, मतलब आप मेरी शादी राजकुमारी से करवा देंगे? राजा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम कामयाब हुए तो जरूर। उधर राजकुमारी लगातार अपने पिता को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसी अंग्रेज से उसकी शादी कर दें, लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि एमिलिया को नए कपड़े और जूते दिए जाएं ताकि वो अपनी यात्रा शुरू कर सके। एमिलिया खुशी से बाहर निकला और उसने सारी बात वासिलिसा को बता दी। वासिलिसा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ऐसी जादुई मशीन सच में इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं है। एमिलिया ने हैरानी से पूछा, वो कहाँ मिलेगी? वासिलिसा बोली, एक अंधेरे जंगल में जहाँ एक बहुत खतरनाक बिल्ली रहती है। ये सुनकर एमिलिया थोड़ा डर गया, लेकिन वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। वासिलिसा ने भी फैसला किया कि वो उसका साथ देगी। इसके बाद दोनों उस डरावने अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में वासिलिसा ने उसे उस बिल्ली के बारे में बताया। वो बोली, वो बिल्ली बहुत खतरनाक है। अगर वो खुश करने वाला गाना बजाए तो सामने वाला इंसान तब तक नाचता रहता है जब तक थककर गिर ना जाए, और फिर बिल्ली उसे खा जाती है। और अगर वो दुख भरा गाना बजाए तो इंसान रोते रोते सो जाता है, फिर उसका भी वही अंजाम होता है। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पहुंचे। वासिलिसा रुक गई और बोली, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। इसके बाद एमिलिया अकेला उस डरावने जंगल में आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ इंसानों की हड्डियां और कंकाल पड़े हुए थे। पूरा जंगल किसी मौत की गुफा जैसा लग रहा था। तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, ये सारे कंकाल उन लोगों के हैं जो मेरी जादुई संगीत मशीन लेने आए थे। क्या तुम भी वहीं चाहते हो? एमिलिया बिना डरे बोला, हाँ। इतना सुनते ही विशाल काली बिल्ली जोर से हंसने लगी। वो बोली, ठीक है, अगर तुम मेरा गाना सुनकर खुद को संभाल पाए तो ये मशीन तुम्हारी हो जाएगी। बताओ, खुश वाला गाना सुनोगे या दुख वाला? एमिलिया ने थोड़ी देर सोचकर कहा, दुख वाला। फिर बिल्ली ने अपना जादुई संगीत बजाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि किसी का भी दिल टूट जाए। बिल्ली मन ही मन खुश हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि थोड़ी देर में एमिलिया रोते रोते सो जाएगा और फिर वो उसे खा जाएगी। लेकिन अजीब बात ये हुई कि एमिलिया थोड़ी देर रोया जरूर, मगर फिर वो खुद उसी गाने को गुनगुनाने लगा। बिल्ली हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें ये गाना कैसे पता है? एमिलिया मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ बचपन में मुझे यही गाना सुनाया करती थी, इसीलिए इसका मुझ पर ज्यादा असर नहीं हुआ। शर्त के मुताबिक बिल्ली हार चुकी थी, लेकिन अचानक वो खुद बैठकर रोने लगी और बोली, अगर तुम ये मशीन ले गए तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ये सुनकर एमिलिया का दिल पिघल गया। उसने तुरंत अपना बैग खोला और बिल्ली को खाना दे दिया। शायद पहली बार किसी ने उस बिल्ली के साथ अच्छा व्यवहार किया था। वो पेट भर कर खाई और बहुत खुश हो गई। फिर मुस्कुरा कर बोली, अब ये जादुई मशीन तुम्हारी है और आज से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि अब हम दोस्त हैं। उधर दूसरी तरफ वासिलिसा नदी के किनारे बैठकर एमिलिया का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मछलियों के राजा का जासूस मेंढक वहाँ पहुँच गया। वो बोला, मछलियों का राजा तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनते ही वासिलिसा गुस्से में बोली, जाकर उससे कह दो मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। उसी वक्त एमिलिया वहाँ पहुँच जाता है। उसके साथ वो जादुई मशीन और बिल्ली भी थी। उसने मेंढक की सारी बातें सुन ली थी। वासिलिसा मशीन देखकर बहुत खुश हुई। फिर दोनों वापस महल की तरफ लौटने लगे। रास्ते में एमिलिया ने उससे मछलियों के राजा के बारे में पूछा। वासिलिसा धीरे से बोली, मैं उससे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं उसे छोड़कर यहाँ आ गई। इसके बाद कहानी फिर से राजा के महल में पहुँचती है। इस बार इंग्लैंड का वही राजदूत अपना रूप बदलकर इटली का राजदूत बनकर आया था। राजकुमारी अनफिसा उसे तुरंत पहचान गई और खुश हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो राजा से शादी की बात करता, तभी एमिलिया वहाँ पहुँच गया। उसके साथ जादुई मशीन और वो रहस्यमयी बिल्ली भी थी। एमिलिया ने बिल्ली से कहा, चलो एक खुश करने वाला गाना बजाओ। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, पूरा महल झूम उठा। राजा, सैनिक, नौकर, यहाँ तक कि खुद राजकुमारी भी नाचने लगी। सब लोग अपने शरीर को रोकना चाहते थे, लेकिन कोई खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जब सब लोग थककर जमीन पर गिरने लगे, तब एमिलिया ने बिल्ली से गाना बंद करने को कहा। राजा ये सब देखकर हैरान रह गया। वो खुशी से बोला, ये तो कमाल की जादुई मशीन है, मैं बहुत खुश हूँ। आज से ये बिल्ली और ये मशीन हमेशा हमारे महल में ही रहेंगे। तभी एमिलिया ने राजा को शादी वाला वादा याद दिलाया। राजा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, लेकिन राजकुमारी अनफिसा अभी भी उस अंग्रेज से ही शादी करना चाहती थी। उसने एमिलिया से कहा, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो खुद को साबित करो। ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे मुझे लगे कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। एमिलिया ने तुरंत पूछा, क्या करना होगा? अनफिसा चालाकी से मुस्कुराई और बोली, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। वो खुश होकर मुस्कुराया और हामी भर दी। इसके बाद वो वासिलिसा के पास गया और उसे सारी बात बता दी। वासिलिसा ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमारी अनफिसा एक नई चाल चलने वाली थी। वो महल के अंदर एक अंधेरे कमरे में गई। वहाँ एक रहस्यमयी कुर्सी रखी हुई थी। अनफिसा उस कुर्सी पर बैठ गई और अपनी बुरी माँ की आत्मा को बुलाने लगी। जैसे ही उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हुई, अनफिसा बोली, मैं एमिलिया को ऐसी मुश्किल दूंगी जिसे वो कभी पूरा ना कर सके, ताकि मैं हमेशा के लिए उससे छुटकारा पालूं। उसकी माँ की आत्मा हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसे एक बहुत खतरनाक और मुश्किल काम बता दिया। अगले दिन महल में फिर वही अंग्रेज राजदूत आया। इस बार वो राजा के लिए एक नई मशीन लेकर आया था। वो बोला, इस मशीन का नाम मॉडर्न ब्लेंडर है। अगर इसमें सलाद डालो तो ये खुद कट
फट जाएगा और अगर फल डालो तो ये अपने आप जूस बना देगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस मशीन के अंदर एक आदमी छिपा हुआ था जो ये सब कर रहा था। बाहर से वो मशीन पूरी तरह जादुई लग रही थी। उसी समय अनफिसा राजा के पास गई और बोली, क्या एमिलिया ऐसी चीज ला सकता है जो अपने आप खाना परोस दे? राजा सोच में पड़ गया और बोला, ऐसे जादुई मेजपोश की कहानियां तो हमने सुनी है लेकिन उसे कभी देखा नहीं। अनफिसा चालाकी से मुस्कुराई और बोली, अगर एमिलिया वो जादुई मेजपोश लेकर आ गया तो मैं उसी से शादी कर लूंगी। अब राजकुमारी की नई शर्त के बाद एमिलिया और वासिलिसा उस जादुई मेजपोश की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में वासिलिसा ने उसे बताया कि वो मेजपोश दो भाइयों के पास है जिनका नाम स्तासिर और अफानासी है। कई साल पहले वो दोनों गांव छोड़कर पहाड़ों में रहने चले गए थे। उस जादुई मेजपोश की वजह से उन्हें बिना मेहनत किए हर वक्त खाना और पानी मिलता रहता था। धीरे धीरे वो इतने आलसी हो गए कि ठीक से चलना भी भूल गए। रास्ते में चलते चलते एमिलिया और वासिलिसा एक बूढ़े पति पत्नी के घर रुके ताकि कुछ खा सकें। उनका छोटा सा घर बहुत साधारण था लेकिन दोनों के बीच सच्चा प्यार साफ दिखाई देता था। जब वो वहाँ से निकल रहे थे तब वासिलिसा मुस्कुराकर बोली, दो लोगों के बीच प्यार सुई और धागे जैसा होना चाहिए, एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते गए। हरे भरे खेतों को पार करते हुए आखिरकार वो पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। वहाँ ऊंची चट्टानों के बीच वो दोनों मोटे भाई बैठे हुए थे। उनके सामने जादुई मेजपोश बिछा हुआ था। जैसे ही वो खाने का नाम लेते अगले ही पल उस मेजपोश पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना अपने आप आ जाता। दोनों भाई लगातार खाते रहते जब तक उनका पेट पूरी तरह न भर जाए। दूर खड़े एमिलिया और वासिलिसा ये सब देख रहे थे। जब दोनों भाई ज्यादा खाने की वजह से थक गए तब एमिलिया उनके पास गया और बोला, कृपया ये मेजपोश मुझे दे दीजिए। इतना सुनते ही दोनों गुस्से में आ गए। उन्होंने नारियल उठाकर सीधे एमिलिया के सिर पर मार दिया जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वासिलिसा तुरंत उसके पास दौड़ कर आई। फिर उसने उन दोनों भाइयों से कहा, एक बार अपना चेहरा पानी में देखकर तो देखो। जब दोनों ने पानी में अपना चेहरा देखा तो वो खुद डर गए। सालों तक सिर्फ खाते पीते रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा मोटे हो चुके थे। उन्हें अपनी हालत पर शर्म आने लगी। उन्होंने वासिलिसा से पूछा, हम फिर से पहले जैसे कैसे बन सकते हैं? वासिलिसा बोली, अगर सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले इस जादुई मेजपोश से छुटकारा पाओ। दोनों भाइयों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। फिर बोले, तुम सही कह रही हो, इसे अपने साथ ले जाओ। वासिलिसा ने वो जादुई मेजपोश उठा लिया और बेहोश पड़े एमिलिया को सहारा देकर वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद जब एमिलिया को होश आया और उसने मेजपोश देखा तो वो खुशी से झूम उठा क्योंकि आखिरकार उसने राजकुमारी की दूसरी शर्त भी पूरी कर ली थी। वापसी के रास्ते में एमिलिया बगीचे से राजकुमारी के लिए फूल तोड़ रहा था। तभी वासिलिसा उससे बोली, तुम अभी तक क्यों नहीं समझ रहे कि अनफिसा तुमसे शादी नहीं करना चाहती? वो हर बार तुम्हें ऐसा काम देती है जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन एमिलिया मुस्कुराकर बोला, नहीं, अनफिसा ऐसी नहीं है। वासिलिसा जब भी एमिलिया की मासूमियत और उसका साफ दिल देखती तो उसके दिल में उसके लिए प्यार और बढ़ता जाता, लेकिन वो कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई। कुछ समय बाद जब एमिलिया जादुई मेजपोश लेकर वापस राज्य पहुंचा तो पूरा शहर खुशी से झूम उठा। लोग उसका नाम लेकर जोर जोर से नारे लगाने लगे। राजा गर्व से मुस्कुराया लेकिन दूसरी तरफ अनफिसा के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो तुरंत फिर से अपनी माँ की बुरी आत्मा के पास गई और बोली, अब मैं क्या करूं? उसकी माँ डरावनी मुस्कान के साथ बोली, मेरे पास एक और खतरनाक योजना है। अगले दिन पूरे दरबार के सामने अनफिसा बोली, मैं एमिलिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले उसे अंधेरी दुनिया में जाना होगा और मेरी माँ से इस शादी की इजाजत लेकर आनी होगी। ये सुनते ही राजा के होश उड़ गए क्योंकि अंधेरी दुनिया से जिंदा लौट कर आना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन हमेशा की तरह एमिलिया बिना ज्यादा सोचे तुरंत तैयार। जब वो वासिलिसा से मिला तो उसने उसे समझाया कि ये सफर मौत के मुंह में खुद चलकर जाने जैसा है। लेकिन एमिलिया सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी नीयत साफ है तो फिर मुझे मौत से डरने की क्या जरूरत? अगले दिन यात्रा पर निकलने से पहले वो अपने अंधे पिता से मिलने गया। उसके पिता ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वो भावुक होकर बोले, बेटा तू जिंदा है? मैं तो तुझे ढूंढ भी नहीं सकता क्योंकि मेरी आंखें अब कुछ देख नहीं पाती। ये सुनकर एमिलिया की आंखें भर आईं। उसने अपने पिता से माफी मांगी, उनका आशीर्वाद लिया और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने वासिलिसा से कहा, मैंने अपनी दो इच्छाएं तो यूं ही बर्बाद कर दी, लेकिन तीसरी और आखिरी इच्छा से मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पिता फिर से देख सके। जैसे ही उसने ये कहा, वासिलिसा के जादू से उसके पिता की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। इसके बाद दोनों उस नदी के किनारे पहुंचे जहाँ से उनकी खतरनाक यात्रा शुरू होने वाली थी। एमिलिया ने वासिलिसा को उसका जादुई स्कार्फ वापस लौटा दिया और कहा कि अब वो आजाद है क्योंकि उसकी तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं। लेकिन वासिलिसा ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें इस मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हम दोनों सुई और धागे की तरह हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे। एमिलिया उसकी बात का असली मतलब समझ ही नहीं पाया। फिर दोनों नाव में बैठकर अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने अपने आसपास विशाल पत्थर की मूर्तियां देखी। वासिलिसा धीरे से बोली, यहीं से अंधेरी दुनिया शुरू होती है। थोड़ी देर बाद दोनों नाव रोककर एक रहस्यमयी घाटी में उतर गए। अचानक एमिलिया डर गया जब उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, लेकिन वासिलिसा मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत,
मत, ये मेरे पिता हैं। एमिलिया हैरान रह गया। वो बोला, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? उस रहस्यमयी रक्षक ने जवाब दिया, हाँ, मैं इसका पिता हूँ। मैंने ही इसे मछली से इंसान बनाया था ताकि ये एक सच्चे साथी की तलाश कर सके। इसके बाद वासिलिसा ने अपने पिता को सारी कहानी बता दी और उनसे मदद मांगी। सब कुछ सुनने के बाद उसके पिता बोले, राजकुमारी की माँ ने लालच और सत्ता के लिए कई मासूम लोगों को दर्द दिया था, इसलिए उसे श्राप मिला कि वो हमेशा भूखी रहे। इसके बाद उन्होंने रानी की आत्मा को पुकारा। अगले ही पल एक डरावनी परछाई धुएं की तरह उनके सामने प्रकट हुई। एमिलिया आगे बढ़ा और बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी इजाजत लेने आया हूँ। लेकिन रानी की आत्मा गुस्से से बोली, मैं कभी अपनी बेटी की शादी तुम जैसे गरीब इंसान से नहीं होने दूंगी। तभी वासिलिसा के पिता आगे आए और बोले, तुम सदियों से भूख की सजा भुगत रही हो, अगर तुम इस शादी के लिए हाँ कह दो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। जैसे ही रानी की आत्मा ने खाना देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत शादी के लिए हामी भर दी। इसके बाद कहानी का सीन फिर महल में पहुंचता है। सभी लोग खाना खा रहे थे कि तभी अचानक धुएं जैसी एक परछाई खाने की मेज पर दिखाई दी। वो रानी की आत्मा थी। उसने सबके सामने कहा, मैं इस शादी के लिए अपनी मंजूरी देती हूँ। ये सुनकर राजा बेहद खुश हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एमिलिया ने सच में वो काम कर दिखाया जो किसी इंसान के लिए असंभव माना जाता था। लेकिन अनफिसा गुस्से से जल उठी। उधर अंधेरी दुनिया में वासिलिसा ने अपने पिता को धन्यवाद कहा और फिर एमिलिया के साथ वापस लौटने लगी। रास्ते में वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब तुम्हारा सबसे मुश्किल काम भी पूरा हो चुका है। तुम जल्द ही अपनी राजकुमारी से शादी कर लोगे और फिर शायद मुझे भूल जाओगे, क्योंकि जो भी इंसान यहाँ से जिंदा वापस जाता है वो अपनी सारी जादुई यादें खो देता है। एमिलिया ने उसकी तरफ देखकर दिल से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूलना चाहूंगा। दूसरी तरफ महल में अनफिसा गुस्से में अपने कमरे में पहुंची और वहां रखी रहस्यमयी कुर्सी को तोड़ने लगी। तभी उसकी माँ की आत्मा उसे रोकते हुए बोली, मैं मजबूर थी, इसलिए मुझे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। लेकिन याद रखो, एमिलिया अकेला नहीं था। उसकी सारी कामयाबियों के पीछे एक जादुई मछली का हाथ है और तुम जानती हो कि हमारे राज्य में जादू का इस्तेमाल करना कितना बड़ा अपराध माना जाता है। जब अनफिसा ने ये सुना तो उसे तुरंत समझ आ गया कि अब वो एमिलिया के साथ क्या करने वाली है। उधर सुबह हो चुकी थी। नाव धीरे धीरे किनारे पर आ लगी, लेकिन जैसे ही एमिलिया की आंख खुली, उसकी सारी यादें जो वासिलिसा से जुड़ी थीं, उसके दिमाग से मिट चुकी थीं। उसे ये तक याद नहीं रहा कि वासिलिसा कौन है। वासिलिसा ने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, मैं तो बस एक नाव चलाने वाली लड़की हूँ जिसने तुम्हें नदी पार करवाई। एमिलिया नाव से नीचे उतर गया। वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके दिल को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत जरूरी चीज पीछे छोड़ आया हो। इसके बाद वो सीधा अनफिसा के पास पहुंचा और बोला, मैंने तुम्हारी हर मुश्किल पूरी कर दी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। अनफिसा चालाकी से मुस्कुराई और बोली, तो क्या ये सब तुमने अकेले किया था? एमिलिया ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, हर बार कोई जादुई ताकत मेरी मदद कर रही थी। बस इतना सुनना था कि अनफिसा ने तुरंत सैनिकों को बुला लिया। उसने आदेश दिया, इसे गिरफ्तार कर लो। अगले दिन पूरे राज्य के सामने एमिलिया की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। लोगों को बताया गया कि उसने राजकुमारी तक पहुंचने के लिए जादू का इस्तेमाल किया है और इसलिए उसे मौत की सजा दी जाती है। एमिलिया का दिल टूट चुका था। जिस लड़की के लिए उसने अपनी जान तक खतरे में डाल दी, वही अब उसे मरवाना चाहती थी। राजा सब कुछ देखकर भी मजबूर था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी जैसे ही सैनिक गोली चलाने वाले थे, अचानक वासिलिसा वहां पहुंच गई। वो अनफिसा से बोली, इसे छोड़ दो, इसके बदले में जिंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी और तुम्हारी 3 इच्छाएं भी पूरी करूंगी। फिर उसने अपना जादुई स्कार्फ अनफिसा को दे दिया। स्कार्फ देखते ही अनफिसा की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने तुरंत एमिलिया की सजा माफ कर दी, लेकिन अब उसका घमंड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसने अपनी पहली इच्छा मांगी और पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। उसने अपने ही पिता को कैद कर दिया और खुद को नई रानी घोषित कर दिया। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी कि इंग्लैंड का राजकुमार खुद आकर उससे शादी का प्रस्ताव दे। वासिलिसा के जादू से अगले ही पल इंग्लैंड के सैनिक और राजकुमार का रिश्ता महल में पहुंच गया। वही पुराना अंग्रेज राजदूत ये देखकर हैरान रह गया। वो बोला, लेकिन तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी। अनफिसा घमंड से हंसकर बोली, तुम्हें अब महल में नौकर की तरह काम करना होगा। मैं अब किसी राजदूत से नहीं बल्कि राजकुमार से शादी करूंगी। उधर एमिलिया वापस अपने घर लौट आया। वहाँ स्तासिर और अफानासी भी मौजूद थे। अब दोनों मेहनत करके काम करते थे और पहले जैसे आलसी नहीं रहे थे। एमिलिया के पिता ने उससे कहा, पिछली बार तुम यहाँ वासिलिसा के साथ आए थे, लेकिन एमिलिया को कुछ भी याद नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर स्तासिर के हाथ में पकड़ी सुई और धागे पर गई। जैसे ही उसने उन्हें ध्यान से देखा, उसकी सारी यादें वापस लौट आईं। उसे वासिलिसा की हर बात, हर सफर और उसका प्यार सब याद आ गया। अब वो तुरंत वासिलिसा को ढूंढने निकल पड़ा। उसके पिता स्तासिर और अफानासी भी उसके साथ हो लिए। उन्होंने अपना चलता हुआ चूल्हा उठाया और सीधे महल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने महल का बड़ा दरवाजा तोड़ दिया। एमिलिया भागता हुआ सीधे वासिलिसा के सामने पहुंचा और बोला, मुझे तुम्हारे प्यार को समझने में बहुत देर लग गई, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसी वक्त अनफिसा अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंची। वो गुस्से से चिल्लाई, ये लड़की अब मेरी गुलाम है। एमिलिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने इसे आजाद नहीं किया तो हम तुम्हारे सैनिकों को तुम्हारे खिलाफ
खिलाफ कर देंगे। लेकिन अनफिसा घमंड से बोली, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद उसने वासिलिसा से अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी। वो बोली, मुझे भी तुम्हारी तरह जादूगरनी बना दो। वासिलिसा ने बिना देर किए उसकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन अगले ही पल अनफिसा खुद एक मछली में बदल गई और सीधे पानी से भरी बाल्टी में जा गिरी। ये देखकर पूरे महल में जोर जोर से हंसी गूंजने लगी। अनफिसा चीखते हुए बोलने लगी, मुझे वापस इंसान बना दो। तभी वासिलिसा ने शांत आवाज में कहा, जादुई मछली अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती, वो सिर्फ दूसरों की इच्छाएं पूरी करती है और तुम्हारे लालच ने तुम्हें खुद मछली बना दिया। उसी समय मछलियों का राजा वहाँ प्रकट हुआ। वो अनफिसा को ही वासिलिसा समझ बैठा और उसे उठाकर हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में ले गया। इसके बाद महल में सब कुछ शांत हो गया। राजा फिर से अपने लोगों के बीच लौट आया और पूरे राज्य में खुशी फैल गई। आखिर में एमिलिया वासिलिसा के पास गया और उसे प्यार से चूम लिया। वासिलिसा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसकी सच्चे साथी की तलाश आखिरकार पूरी हो चुकी थी। और इसी खूबसूरत और खुशहाल अंत के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।